Hello friends, welcome to Study Mode On. Study Mode On to Tension Gone. My name is Sakshi. I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. हम business studies के second chapter पे हैं, that is forms of business organization. अभी तक हम पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, HUF के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पार्टनरशिप. ये चैप्टर बेसिकली ना वैसे मैं बोलूँ तो बहुत ईजी है. इसमें आपको फीचर्स समझाएंगे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के, और उसी फीचर्स से आपको मेरिट्स भी पता चल जाएंगे, डीमेरिट्स भी पता चल जाएंगे. बस आपको ध्यान से फीचर्स समझ जाने हैं. जितने आसानी से आप, जितना अच्छे से आप फीचर्स को समझोगे ना, उतना ईजीली आप सारे आंसर्स को फ्रेम कर पाओगे. तो आज स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से. अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में आपको बोलूँ तो बेसिकली पार्टनरशिप सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक से ज़्यादा लोग जब मिलके कोई एक अग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो म्यूचुअली डिसीज़न लेंगे, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को, लॉस को, रिस्क को, रिवॉर्ड को, हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफ़ाइन करता है पार्टनरशिप को एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट विच इज़ कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बेसिकली ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को, वो कैरी कर रहे हैं बिज़नेस को, जिसमें या तो कोई एक जन या तो सब लोग मिलके उस बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं. तो अब मैं आपको इसके फीचर समझाऊंगी ना, तो आप अच्छे से इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे. तो फर्स्ट फीचर आता है फॉर्मेशन. बेसिकली अभी मैंने आपको बताया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन लिखी है. तो पार्टनरशिप का बेसिक ओरिजिन ही इस एक्ट से हुआ है. और पार्टनरशिप एक लीगल एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी कि पार्टनर्स का क्या रिलेशन रहेगा, किस रेशियो में उनको प्रॉफिट और लॉसेस को डिवाइड करना है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बिजनेस पे, कौन क्या मैनेज करने वाला है वो. देन अगर मैं बोलूँ तो पार्टनरशिप प्रॉफिट मोटिव से ही हो सकती है. अगर इन केस एक से ज़्यादा लोग मिलके किसी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए साथ में आए हैं और वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते. ओके, सिंपल. देन सेकेंड वन में बोलो तो लायबिलिटी. सो लायबिलिटी में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. इसमें भी पर्सनल एसेट्स लिए जा सकते हैं इन केस बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट हो. फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस को 50 लाख किसी को चुकाने हैं एंड बिजनेस के सारे एसेट्स की वैल्यू मिला के 30 लाख है, सो वो 20 लाख के लिए हम पार्टनर्स के ही पास जाएंगे. और अगर मैं पार्टनर्स की लायबिलिटी की बात बोलूँ तो पार्टनर्स जॉइंटली भी लायबल होते हैं और इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं. अब आप बोलेंगे ये दोनों का क्या मीनिंग है? तो जॉइंटली मैं ऐसा बोलूँ तो देखो, जब हमने एग्रीमेंट बनाया था, एग्रीमेंट में हमने हर एक पार्टनर का रेशियो डिसाइड किया था. जैसे फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर हैं, उन्होंने 50-50 डिवाइड करने का सोचा था, या फिर 2 से ज़्यादा किसी ने 20, 30, 50, मतलब 100% को जैसे भी रेशियो में उन्होंने एज़ पर एग्रीमेंट जो डिसाइड किया था उसमें जैसा भी उन्होंने डिवाइड किया था, तो जॉइंटली तो उनकी लायबिलिटी हर एक की उनके प्रपोर्शन में आती है. बट इन केस किसी पार्टनरशिप की लायबिलिटी है 20%, बट वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो 20% भी दे पाए, तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसके शेयर ऑफ लायबिलिटी को भी बेयर करेंगे, क्योंकि हर एक पार्टनर इंडिविजुअल लेवल पर भी लायबल रहेगा बिजनेस के लोन्स को रीपे करने के लिए. हाँ, लेटर ऑन वो एज़ पर द एग्रीमेंट टर्म्स वो रिकवर कर लेंगे उस पार्टनर से जिसके बिहाफ पे उन्होंने पे किया है, बट वो टाइम पर वो इंडिविजुअली लायबल रहेंगे बिजनेस के डेट्स को रीपे करने के लिए. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट में बोलूँ तो रिस्क बियरिंग. अब रिस्क बियरिंग में क्या है ना, इसमें पार्टनर्स जो है पूरे रिस्क को टीम की तरह बियर करते हैं. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या था ना, एक जन के पास ही सारा रिस्क था. इसमें वो जो है उनके प्री डिसाइडेड रेशियो के हिसाब से रिस्क को बेयर करते हैं. देन फोर्थ वन आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. इसमें पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जिसे उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से लेना पड़ेगा, और एक्टिविटीज़ भी वो जॉइंट एफर्ट से मैनेज करेंगे. देन मैं नेक्स्ट बताऊँ तो कंटिन्यूटी. इसमें भी लैक ऑफ कंटिन्यूटी का पॉइंट आता है, बिकॉज जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था ना कि अगर वो ओनर की डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, रिटायर हो जाता है. इंसेन का मीनिंग समझ गए ना, जैसे मतलब अगर वो उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, मतलब वो अगर बिज़नेस को कोई भी रीज़न की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वो बिज़नेस बंद हो जाता था. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टनर की वजह से बिज़नेस बंद हो जाएगा, बट हाँ, अगर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर, या मान लो 2 ही पार्टनर्स थे, उसमें से किसी एक पार्टनर को कुछ हो जाता है, या फिर 2 से ज़्यादा भी थे, बट उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत
इंपॉर्टेंट था उस बिज़नेस के लिए, ऐसे किसी पार्टनर को कुछ हो जाता है तो भी वो बिज़नेस बंद हो सकता है। हाउएवर अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहे तो वो एक नया एग्रीमेंट बना के बिज़नेस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप से तो कंटिन्यूटी का पॉइंट ज़्यादा है कि पार्टनरशिप में चांसेस है कि बिज़नेस फिर भी कंटिन्यू करेगा, बट ऐसे भी चांसेस है कि शायद बिज़नेस कंटिन्यू ना कर पाए। देन आता है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ़ पार्टनर्स में मिनिमम नंबर तो आता है 2। पार्टनरशिप करने के लिए आपको एक से ज़्यादा जन तो चाहिए, तो मिनिमम नंबर तो 2 आता है। अगर मैक्सिमम नंबर की बात बोलूँ तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर 100 डिफाइन किया गया था, बट लेटर ऑन इस प्रोविज़न को बेसिकली इस सेक्शन को ओवरराइड कर दिया था। रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 ने मैक्सिमम नंबर को 50। अब ओवरराइड अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे मान लो कि आपका फ्री लेक्चर चल रहा है और उस फ्री लेक्चर में प्रॉक्सी मैम ने बोला कि चलो बच्चों ग्राउंड में खेलने चलते हैं, एंड आप लोग जा रहे थे, इतने में कोऑर्डिनेटर आए और उन्होंने बोला कि नहीं आज ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया ना, वो प्रॉक्सी टीचर के डिसीजन को ओवरराइड कर दिया। तो इसी तरह ये जो रूल्स है इसने कंपनीज एक्ट की 100 की लिमिट को ओवरराइड करके 50 पे कन्वर्ट कर दिया है कि अभी जो है मैक्सिमम लिमिट 50 है, तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। देन आता है म्यूचुअल एजेंसी कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने आपको बोला कि ए, बी और सी अगर 3 जन बिजनेस कर रहे हैं तो तीनों चाहे तो एक्टिवली भी हैंडल कर सकते हैं, और हो सकता है ए, बी और सी में से सिर्फ ए ही मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को ऑन बिहाफ ऑफ 3 ऑफ देम। तो हर पार्टनर ना एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट के बेस पे अगर वो बोले तो वो दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रिंसिपल के बेस में मैं बोलूँ तो वो बाउंड है बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स के एक्ट को लेके भी वो बाउंड रहेगा। अब अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो मान लो एक पार्टनर है, मान लो 4 पार्टनर्स हैं, तो उसमें से एक पार्टनर कोई डीलिंग के लिए किसी क्लाइंट से मिलता है, तो वो जाके बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी फर्म ये सर्विसेज देती है, ये उसकी फ़ीस रहती है, ऐसा करके सब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और मान लो वो कोई डील फाइनलाइज करके आ जाता है, आमतौर पे वो इस तरह की डील को 2 लेग्स पे फाइनल करते हैं, बट एज़ पर द कम्युनिकेशन उसका जो क्लाइंट से हुआ उसने उसको 1.5 लेग्स पे फाइनल कर दिया है। तो अब क्या है ना, अब फाइनलाइजेशन हो चुका है उस डील का, तो अब जो बाकी पार्टनर्स है ना वो जब गया था वो एजेंट था बाकी पार्टनर्स का। अब जो बाकी के 3 पार्टनर्स हैं ना वो जो है उसके एक्ट को लेके बाउंड रहेंगे, मतलब जो डिसीजन उसने लिया है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बाकी पार्टनर्स भी जो है उसको लेके बाउंड होंगे। तो इस तरह से एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है हर पार्टनर। देन अब मैं आती हूँ मेरिट्स पे। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ाऊंगी ना आपको, तो वो आपको ऐसा ही लगेगा कि फीचर्स के पॉइंट से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि फीचर्स में वही तो होता है, उसी में से फ़ायदे भी निकलेंगे और उसी में से नुकसान भी। तो मेरिट्स पढ़ते हैं। इसका पहला मेरिट भी है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे भी ईजिली फॉर्म किया जा सकता है, बस आपको एक एग्रीमेंट बनाना है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। हाउएवर एडवाइजेबल है कि रिटर्न ही हो, क्योंकि ओरल में क्या है, आज कुछ बोला कल कुछ और बोला, फिर भूल गए क्या बोला था, तो इसलिए रिटर्न होगा ना तो फिर कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्प्यूट नहीं होगा। तो एक एग्रीमेंट जिसमें पता चले कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्क को किस तरह से शेयर करने वाले हैं। ओके, देन आता है इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का कंपल्शन नहीं है, क्लोजर भी इजीली हो सकता है। तो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये पॉइंट सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप है, बस इसमें एक एग्रीमेंट वाला पॉइंट आ जाता है। सेकंड आता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या है ना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, मैंने बोला था क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को किसी को पूछ के डिसीजन नहीं लेना, बट इसमें बैलेंस डिसीजन मेकिंग है। इसमें सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं ना, तो सोच समझ के लेंगे। अगर एक जन के दिमाग में कुछ आया तो दूसरा जन उसको उसके फ़ायदे नुकसान सब समझा सकता है, और 2-3 जन जब मिलकर डिसीजन लेंगे ना तो चांसेस है कि वो डिसीजन बेटर होगा कंपेयर टू अगर एक ही जन सोच रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग का दिमाग लगेगा तो हो सकता है एक जन को जो समझ ना आ रहा हो दूसरा जन उसे समझा दे। तो इसमें पार्टनर्स ओवरसी करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को, और वर्क का बर्डन भी रिड्यूस हो जाता है और गलतियाँ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। देन आता है मोर फंड्स। अब इसमें फंड्स ज़्यादा होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था ना, फंड एक ही जन के पास थे, उसके पास जितने रिसोर्सेज थे वो बिजनेस में लगा सकता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो हर कोई रिसोर्सेज लेके आ सकता है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ पार्टनर्स के हिसाब से होगा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस। देन एडिशनल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं जैसा भी उनको चाहिए हो। देन फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँ तो शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसमें रिस्क जो है सभी पार्टनर्स मिलके शेयर करते हैं, तो इसीलिए जो है किसी एक पार्टनर का बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेवल ना रिड्यूस हो जाएगा। मतलब
उसके अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो सारी उसकी नहीं है, सब लोग मिलके देख लेंगे। ऐसा नहीं होता कभी कि चलो ना मिलके देख लेंगे, फ्रेंड्स आपस में कुछ डिसाइड करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो, पर अगर मिलके काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा मतलब कंपेयर टू अकेले कुछ कर रहे हैं और ज़्यादा लोग मिलके कर रहे हैं तो जो होगा सबका साथ में ही होगा ना, तो सब देख लेंगे। ऐसा करके हम नॉर्मली भी करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही है। देन आता है फिर सीक्रेसी का पॉइंट। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बोला था कि सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पब्लिक को अपने अकाउंट्स नहीं शेयर करने। पार्टनरशिप फॉर्म में भी वैसा ही रहता है कि आप लीगली रिक्वायर्ड नहीं हो कि आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़े या कोई रिपोर्ट्स पब्लिक को देनी पड़े, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। तो ये तो हो गए मेरिट्स। अब एक दो बार अच्छे से सुनोगे ना, आपको याद ही हो जाएंगे और आप खुद ही समझ पाओगे कि हाँ ये मेरिट्स हम प्रैक्टिकली भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या आता है ना कि पार्टनर्स लायबल होते हैं डेट को रीपे करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उनके पर्सनल असेट्स पे भी बात आ जाए तो उनको वो, अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाए तो उनके पर्सनल एसेट्स पे भी बात आ सकती है। एंड उनकी लायबिलिटी जॉइंट भी होती है, सेवरल भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया वो 50 लाख था और 40 लाख बिजनेस के पास था, तो 10 लाख जो है उसके पर्सनल एसेट से भी पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो इसमें चांसेस है अगर कोई मान लो 3 पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, 2 है ना मिडिल क्लास बैकग्राउंड के और एक रिच क्लास वाला है, तो अब बिज़नेस के एसेट पड़ गए कम। अब वो मिडिल क्लास वाले तो बोलते हैं हमारे पास तो इतने ही एसेट हैं, अब बचा हुआ सब ना उस रिच वाले पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा वेल्थ है। और जब बात पर्सनल वेल्थ पर आएगी और मिडिल क्लास वाले पार्टनर नहीं दे पा रहे तो वो रिच वाले पर्सन को देना ही पड़ेगा, बिकॉज इंडिविजुअली भी वो लायबल है। तो चांसेस है कि अगर वो नहीं दे पाए तो उसको देना पड़ेगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट में बोलूँ तो लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे मैंने आपको एडवांटेजेस में भी ये पॉइंट समझाया था कि जो है इसके पास तो ज़्यादा फंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। बट उसमें पता क्या था, जब मैं ज़्यादा फंड की बात कर रही थी ना, तो उसमें मैं बता रही थी कि अगर हम सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करें कि एक जन के रिसोर्सेज या एक से ज़्यादा जन के रिसोर्सेज, तो फंड्स ज़्यादा हो गए। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम उसे कंपेयर कर रहे हैं कंपनी से। कंपनी के पास जितने फंड्स होते हैं, जितने रिसोर्सेज होते हैं, कंपेयर टू दैट पार्टनरशिप फर्म के पास उतने नहीं होते, क्योंकि एक पार्टनर्स मैंने बताया मैक्सिमम नंबर 50, तो एक रिस्ट्रिक्शन होती है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक सफिशेंट अमाउंट में ही हो सकती है, एक मतलब एक फिक्स अमाउंट में ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो पार्टनरशिप फर्म में उतना नहीं हो सकता। तो इसलिए एक्सपांशन के लिए तो आपको फिर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। देन आता है, आपको जब मैं कंपनी समझाऊंगी ना तब आपको ये पॉइंट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब मैंने बोला कि एक से ज़्यादा जन का दिमाग लगेगा तो वैसे गलतियाँ होने के चांसेस कम है, बट जब एक से ज़्यादा जन का दिमाग लगेगा ना तो कन्फ्लिक्ट होने के भी उतने ही चांसेस है। एक जन बोल रहा है कि ये डिसीज़न अच्छा है, एक बोल रहा है ये, एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है, तो ऐसे तो फिर डिसीज़न कैसे होगा? मतलब कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। अगर मान लो 5 पार्टनर है, 5 में से 3 जन हाँ बोल रहे हैं, 2 जन ना बोल रहे हैं, तो हम मेजॉरिटी से डिसीजन ले लेते हैं। हाउएवर फिर भी कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो रहते हैं, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग हम शेयर कर रहे हैं तो हर एक के व्यूज़ कंसिडर तो करने पड़ेंगे ना। और अगर किसी ने अनवाइज डिसीजन ले लिया तो उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी सबको बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली भी हर पार्टनर लायबल है। अब मैं बोलूँ तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या लूनेसी ऑफ एनी पार्टनर। लूनेसी भी वही इंसेन होता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, बेसिकली मेंटल स्टेटस उसका अच्छा नहीं है। तो अगर इनमें से कुछ भी होता है तो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट मैंने आपको सेम फीचर में समझाया था, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो फ्रेश एग्रीमेंट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लीगली वो बाउंड नहीं है अपने अकाउंट्स पब्लिक को शेयर करने के लिए। मैंने आपको बताया कि सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। एडवांटेज में भी था पॉइंट, इसमें तो कुछ आपको ऐसे भी मिल रहे हैं कि वो एडवांटेज में भी थे और उसी पॉइंट को डिसएडवांटेज में भी बोला है। लेकिन देखो, पब्लिक से अकाउंट शेयर नहीं करके आप कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन कर रहे हो एज एन एडवांटेज, लेकिन पब्लिक को फिर कॉन्फिडेंस भी तो नहीं होगा ना कि बेसिकली आप जो फाइनेंशियल पोजीशन अपनी शो कर रहे हो वो सही है या नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो आप दिखाना चाह रहे हो वो एक्चुअल में वही है या नहीं है। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म पे कंपेयर टू कंपनी पब्लिक का कॉन्फिडेंस लो ही रहता है। सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसके फीचर्स देखे, मेरिट्स देखे, डीमेरिट्स देखे। अब इस पार्टनरशिप वाली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म का
कुछ पार्ट पेंडिंग है। अगर मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए आप ये पढ़ कर आना, और आपको कोई सजेशन हो तो मुझे बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।